मेरी लिमिटेशन है कि मैंने जैसे आपसे भी निवेदन किया कि मैं इस विषय का कोई ज्ञाता नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मुझे आग्रह किया गया था आप सभा में आना, मैं इसे सोच के आया था। परंतु मैं माननीय दीदी फुलवासन जी और माननीय भाभिया जी, आप सभी के सामने एक छोटी सी कथानक देता हूँ। महाभारत का युद्ध हो चुका था, हमने स्थापित कर लिया था धर्मराज को, और केवल 2 या 3 दिवस हुए थे। सबसे खुश थी जो राजमाता बनी थी कुंती। 31 वर्ष का इंतजार रहा उनके जीवन में, और 2 या 3 दिन के बाद वो दोपहर को थोड़ा सा आराम करने लगी और सोच रही थी, यदुवंश की मैं अंश, मैं इतने बड़े परिवार से आई थी, और जब मेरे पिता ने हस्तिनापुर में मेरा हाथ दिया, तो किसी भी एक पिता के भांति जो अपनी बेटी के लिए क्या सोचते हैं हम लोग कि बनेगी मेरी बिटिया एक दिन रानी, ये सोचा था। लेकिन मुझे क्या मिला? जंगलों में भटकती थी, लाक्षागृह से बचती थी, भिक्षांदेही करती थी। मुझे मिला वैधव्य। वो 5 बच्चों को लेकर मैं जंगलों में भटकती थी, और आज समय आया है जब मैं रानी ना बन सकी पर बन गई मैं राजमाता। तो इस सिएस्टा का छोटा सा समय, थोड़ा सा वो आराम करने लगी। जैसे वो लेटी, उनको एक स्त्री के रोने की आवाज आई। और हम हिंदू संस्कृति के लोग, हम जानते हैं किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा कष्टदायी या पाप किसे बोलते हैं कि उसके राज्य में कोई स्त्री व्यथित हो, दुखित हो। वो घबराई, उठी, उन्हें चिंता थी कि उनका एक बेटा थोड़ा गुस्सैल है, बदमाश है, जिसको हम भीम नाम से जानते हैं। उसने शायद कुछ किसी को डांट दिया, पीट दिया। परंतु जब वो बाहर निकली, उस महल की तरफ दौड़ी जहां से वो आवाज आ रही थी, उसने देखा कि ये तो ज्येष्ठ दीदी गांधारी और ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र जी का महल है। जोर से उसने दरवाजा खोला, और जैसे उसने अंदर देखा तो उसने क्या देखा? ऐसा प्रतीत हुआ कि धृतराष्ट्र और गांधारी कहीं जाने के लिए तैयार हैं और अपना सामान बांध रहे हैं, और गांधारी रो रही है। वो जोर से गई और उनके आगे गिर गई, और उन्होंने बोला, ज्येष्ठ दीदी ये क्या है? यदि मेरा बेटा युधिष्ठिर राज करेगा तो दंड तो आपके हाथ में ही है। आप ज्येष्ठ भ्राता हैं मेरे, उनके ज्येष्ठ पिता हैं। तो गांधारी ने एक प्रश्न किया उनसे, तुम तो राजमाता बन गई, तुम्हारा बेटा राजा बना, तुम्हारी बहू रानी बनी, मेरा पति ये दुष्ट था, इसके सामने वो चीर हरण का प्रयत्न हो रहा था, ये चुप बैठा रहा। जब से बोला कि 5 गांव दे दीजिए, भगवान परमेश्वर योगेश्वर खुद आए और उन्होंने बोला 5 गांव देके चलो सल्टा देते हैं इस किस्से को, ये नहीं माना और ये रोक सकता था। जब वो 64 होती थी और मेरा खुद का भाई शकुनी ये पाप कर रहा था, तभी इसने नहीं रोका। इसके साथ क्या हुआ ये इसके साथ होना चाहिए था, पर मैं सती स्त्री थी। विवाह से पहले जब मुझे पता चला मेरा किसी एक अंधे व्यक्ति से, नेत्रहीन व्यक्ति से विवाह होने वाला है, कि मैंने आंखें तक बंद कर ली। मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। पर कुंती मुझे बताओ, ये महाभारत का कहा हुआ, ये तो मेरी छाती पर हुआ। मैंने अपने 100 बच्चों का नाश देखा, मैंने जमाई का नाश भी देखा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कुंती का जवाब, कुंती कहती है, दीदी मैं भी यही सोचती थी, जब मैं जंगलों में भटकती थी तो मैं भी यही सोचती थी, मैंने कभी पाप नहीं किया, ये मेरे साथ ऐसा क्या हुआ? तो जब मैं जंगलों में भटक रही थी तो मुझे एक ऋषि मिले। मैंने उनसे पूछा मेरे साथ ये क्यों और कैसा ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो ऋषि, जिनका नाम आज भी हम जानते हैं भृगु ऋषि, और उनके बारे में फेमस है, सब लोगों की जानकारी है कि भृगु ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिनके 2 आश्रम आज भी कलयुग में भी हैं, एक मेलबतुर
तमिलनाडु में और एक होशियारपुर के पास पंजाब में, जहां उनके प्रपत्र हमारे पुराने जीवन के प्रपत्र देखे जाते हैं। इन चीजों में शायद मैं भी विश्वास नहीं करता था जहां गया, पर जब मैं पहली बार सेंसोजी या टोक्यो में जब नौकरी कर रहा था तो वहां एक आसाकुसा मंदिर है, वहां भी वही पत्र निकाले जाते हैं और जापान के लोग तो जब वो पढ़े लिखे लोग करते हैं तो हम लोग को लगता है कि नहीं ये तो ठीक होगा हमारे लिए भी। तो कुंती उनसे मिली, तो कुंती ने उन्हें बताया कि आप गांधारी को बताया कि दीदी उन्होंने मेरे पिछले जन्म के प्रपत्र देखे और शायद मेरे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिनका मेरे को ये भोगना पड़ा। तो गांधारी कहती है कुंती मुझे ले चलोगी? कुंती ने बोला चलो चलते हैं घूमते। ऐसी मान्यता है, ऐसी कहानी है, कथानक है कि कुंती गांधारी को लेके गई और उन्हें सहयोग से भृगु ऋषि मिले और भृगु ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया, बोला गुरुजी पहचानते हो मैं वही कुंती? हाँ हाँ आशीर्वाद स्वाशीष, आप तो रानी बन गई, राजमाता बन गई। हाँ हाँ प्रभु आपका आशीर्वाद, ये मेरी बड़ी दीदी है, ज्येष्ठ दीदी है, ये बहुत दुखित है, इनका भी कुछ कीजिए। तो गांधारी के जब पत्र निकाले गए पिछले जन्म के तो ये पाया गया कि उनका 7वां जन्म था। धृतराष्ट्र पिछले 6 जन्म में इन्हीं के पति थे और गांधारी ने कोई पाप नहीं किया था। तो गांधारी बहुत जोर से रोने लगी, क्रंदन करने लगी। तो उन्होंने निवेदन करने के बाद गांधारी के 99 जन्म पूर्व देखे गए, उन्होंने गांधारी ने कहीं कोई पाप नहीं किया था। और ऐसा मुझे भी मेरे गुरुजी ने बताया कि केवल एक मनुष्य है हमारे हिंदू इतिहास में जिनके 100 जन्म पीछे देखे गए और वो गांधारी थी। जब भृगु जी ने उनका 100वां वर्ष देखा तो क्या पाया? 100 जन्म पूर्व गांधारी और धृतराष्ट्र पति पत्नी थे, राजा रानी थे, परंतु वो बहुत न्यायपूर्ण थे, बहुत ही अच्छे थे, न्याय करते थे, प्रजा का भला करते थे। परंतु एक दिन उनके एक समय में उनके राज्य में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं था। उनके राज्य में एक हंस और हंसनी का जोड़ा था जिसके 100 बच्चे थे, छोटे छोटे। हंस अपने ऐसा जाना जाता है, हंस अपने बच्चों को मोती खिलाता है, परंतु बारिश नहीं है, पानी नहीं है, मोती कहीं नहीं है। तो हंसनी ने बोला हंस सुना ये यहाँ का राजा जो है बहुत न्यायप्रिय है और बहुत दयालु है, चलो क्यों ना हम राजन के पास चलते हैं। दोनों गए, हे राजन हम तुम्हारी प्रजा में से ही आए हैं। हाँ हाँ आइए। हंस ने बोला तुम्हारे अकाल पड़ गया है, कुछ खिलाने के लिए है, क्या आप हमारे बच्चों को रखेंगे? राजा ने बोला हाँ हाँ आप बच्चों को यहाँ रखिए और आप भी यहाँ रहिए। तो राजा हंस ने बोला नहीं हम बुजुर्ग हैं, हम काशी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, कई यात्रा करेंगे और आप हमारे बच्चों का पालन कीजिए। बच्चों को छोड़ा, हंस और हंसनी चल दिए। राजा धार्मिक थे, यज्ञम होमम यज्ञम ये सब किया उन्होंने और बारिश आ गई। जैसे बारिश आई हंसनी ने बोला हे हंस देखो कितना अच्छा बारिश आ गई है, चलो राजा के पास चलते हैं, अपने बच्चे वापस लेके आएंगे। हंस और हंसनी दोनों, राजा पहचानते हो हम वही हंस और हंसनी? हाँ हाँ आइए आइए आपके बच्चे हमारे पास हैं। सेनापति लाइए इनके बच्चे दीजिए। सेनापति अपना सिर नीचे करके खड़े हैं, शांत है, बोल नहीं रहे हैं, निरुत्तर है। हंसनी मां है, बच्चों को देखना चाहते हैं। हंस जल्दी से बच्चे मांगिए। हंस ने फिर निवेदन किया राजन जरा हमारे बच्चे को लाइए। राजा को क्रोध आया, उसने सेनापति को बोला हे सेनापति ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इनके बच्चे दीजिए। सेनापति ने सिर नीचे करते हुए धीरे से जवाब दिया राजन तुम्हारे राज्य में अकाल था, हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं, रोज एक एक। ये कथानक कितना सत्य है, कितना सत्य है, ये मिथ्या है। कुछ लोग आज के जमाने के बच्चे लोग तो इसे माइथोलॉजी के नाम से नकार भी देते हैं। तो सच बात ये है कि जब न्यूटन अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है तो यहाँ जितने भी बच्चे थोड़ा सा भी स्कूल गए होंगे तो सब लोग इमीडिएटली शोर मचाते हुए जवाब देते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन जब मेरी नानी और मेरी माँ या मेरी दादी जब ये कहानी घर में बताती हैं कि जो हम करेंगे वो हमारे वापिस हमें ही आ रहे हैं,
परंतु न्यूटन ने बोला इस सफेद स्किन व्हाइट स्किन वाले ने बोला तो वो मान्यता दी जाती है। तो जब हमें घरों में बताया जाता है हम क्या करते हैं, वो स्वयं ही वापिस आएगा। बड़े भैया ने पेड़ों के बारे में सबके बारे में बोला। मैं आपसे जो छोटे छोटे उदाहरण देना चाहूंगा, मुझे समय भी कम है। पहला उदाहरण है, मैं जिस राज्य से आता हूं मूलतः उसका नाम हिमाचल प्रदेश है, और हम लोग अपने राज्य पर बहुत गौरव करते थे कि हमारा एक पड़ोसी राज्य जिसको उत्तर प्रदेश बोलते थे और बाद में कटने के बाद उसको उत्तराखंड या उत्तरांचल बोलते हैं, हम एक ही सिस्मिक जोन में आते थे। परंतु हर वर्ष हम लोग ये पाते थे कि उत्तरांचल उत्तराखंड में इतने लैंडस्लाइड्स होते थे, इतने बड़ी बड़ी भयावह घटनाएं होती थी जो प्रकृति द्वारा हमारे कर्मों का देन वापिस होता था। पर हम सोचते थे नहीं, हमारे हिमाचल राज्य में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम डोमिसाइल राज्य हैं। शायद बहुत सारे भाई बहनों को यहाँ पता होगा हिमाचल में बाहर के लोगों को जमीन खरीदना ये सब चीजें अलाउड नहीं है, जबकि उत्तराखंड में आप जानते हैं हर व्यक्ति जो ग्रीडी है, जो मोह जिसको लोभ और माया से भटका हुआ है, वो छोटे छोटी जमीन लेकर उत्तराखंड में पहाड़ को काट काट के रेस्टोरेंट होटल बना के, और आज हमने उत्तर काशी का क्या हाल बना दिया है, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल का क्या हाल बना के रख दिया है। परंतु आज हमारे हिमाचल में भी पिछले 3 वर्षों से हम लोग क्या पा रहे हैं, प्रगति के नाम पर हमने नेशनल हाईवे बनाए हैं। मैं जिस जिले से आता हूँ वैली है, कांगड़ा वैली है, और हम लोग को जब भी शिमला हमारी अपनी राजधानी जाना होता था तो हमें 7 आवर्स लगते थे, 7 घंटे लगते थे। हम कांगड़ा से ऊना आते थे, फिर नंगल होते हुए चंडीगढ़ जाते थे, 4 घंटे यहाँ, और फिर 3 घंटे वापिस हिमाचल में आते थे। और आज पिछले 3-4 सालों में हर सरकार ने हमें यह बताया, हमने आपके लिए नेशनल हाईवे बनाया, एक्सप्रेस बनाया, 4 लेन रोड्स बनाई, और अब आप शिमला अपनी राजधानी जा सकते हैं केवल 4 घंटों में। लेकिन शायद अब हम राजधानी नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। इसको मोक्ष भी नहीं बोलूंगा, स्वर्ग भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब जब पहाड़ों को ही काट रहे हैं। मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक एनवायरनमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, मैंने भैया जी से भी सुबह यही बात की अभी कि हम लोग हर समय जीव जंतुओं की बात करते हैं, फ्लोरा फौना की बात करते हैं, पर पहाड़ भी तो हमारे हिंदू धर्म में जीवित माने जाते थे। हम पहाड़ों की भी पूजा करते थे, आज हमने पहाड़ काट दिए हैं और उसे हम प्रगति कहते हैं। Is there anyone stopping it? जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं 13 साल से यहाँ हूँ, आज भी मैं बाहरी हूँ क्योंकि यहाँ के लोग मुझे बाहरी बोलते हैं। तो मुझे यहाँ देखने में क्या मिलता है, दीदी यहाँ लोगों को नदी से पानी नहीं चाहिए, मिट्टी चाहिए, रेत चाहिए नदी से, या जंगलों से हमें फल चाहिए नहीं चाहिए, फ्लोरा फौना नहीं चाहिए। माइनर फॉरेस्ट, सर हम लोग आपका सबसे बड़ा माइनर फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट हम वहां कर रहे हैं। जब हम जाके लोगों से बात करते थे तो लोग हमें वहां क्या बताते थे, जंगल नहीं चाहिए, पेड़ नहीं चाहिए, फ्लोरा फौना नहीं चाहिए, हमें जमीन चाहिए। जब जंगल की जमीन लोगे तो कहीं ना कहीं जंगल वापिस कहीं ना कहीं तो उत्पत्ति मचाएगा। एक एग्जाम्पल ये, और दूसरे एग्जाम्पल, मैं वर्ल्ड बैंक के साथ 3 साल काम कर रहा था राजस्थान में, उत्तर पश्चिम में बहुत सुंदर शहर है बीकानेर। उसमें मैं जब काम कर रहा था, केवल रिसर्च से रिलेटेड प्रोजेक्ट था वो, तो मुझे एक बहुत ही भयावह शब्द मिला कि सुबह 5 बजे भटिंडा, जो पंजाब का साउथ का दक्षिण पंजाब का एक शहर है, वहां से ट्रेन आती है, पैसेंजर ट्रेन आती है, और उस ट्रेन का नाम सुबह 5 बजे बीकानेर पहुंचती है, वो शाम को 10 बजे बठिंडा से चलती है। सर उसका नाम रखा है कैंसर एक्सप्रेस। अब ये देखिए जनाब हमारे भारत की स्थिति, जहां एक पैसेंजर गाड़ी आती है उसको लोग बोलते हैं पैसेंजर एक्सप्रेस और कैंसर एक्सप्रेस। और दीदी लोग आप विश्वास कीजिए उन दिनों कंप्यूटर नहीं था, तो रोड ट्रेन बठिंडा में खिड़की पर जाते थे, विंडो पर जाके बोलते थे कैंसर एक्सप्रेस 2 टिकट दे दीजिए, 3 टिकट दे दीजिए। और उसका नाम कैंसर एक्सप्रेस क्यों हुआ? जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ सकते हैं कि कोई भी जियो साइंसिस का व्यक्ति, दीदी बॉटनी की प्रोफेसर है, शी कैन अंडरस्टैंड दिस। नो लॉ ऑन अर्थ कैन से कि कभी भी पंजाब को धान, चौल जिसको हम लोग बोलते हैं, या पैडी नहीं उगाना चाहिए। अगर देश में अगर धान उगाना है तो छत्तीसगढ़ में उगाइए, थोड़ा सा झारखंड है, बंगाल है, संथाल एरिया, यही एरिया है जो पैडी का है। पंजाब के लोग जबरदस्ती धान उगाते हैं, पानी है नहीं,
पानी की उसको नीचे से निकालते हैं, जिससे वाटर टेबल इतना नीचे जा चुका है और इतना देखिए पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज किया है उन्होंने कि अंदर केमिकल लेयर्स बन चुकी हैं। अगर भैया आधा घंटा बारिश होती है दक्षिण पंजाब में, अबोहर, फाजिल्का और बठिंडा एरिया में, तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है क्योंकि पानी नीचे नहीं जाता है उस एरिया में। और वो केमिकल जब हम खा रहे हैं, जैसे बड़े भैया ने अभी बोला भी था कि अगर हम लोग अपनी फसलों को दवाई खिलाएंगे तो हमें खुद भी दवाई खानी होगी। आज वो कैंसर की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि बठिंडा और आसपास के लोग बीकानेर जाते हैं, क्योंकि बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज है, जैसे हमारे यहाँ मेकाहारा है, जवाहरलाल नेहरू, वैसे वहाँ मेडिकल जो हॉस्पिटल है वहाँ का ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो स्थिति यही है कि हम लोग को भी अगर इस स्थिति को हम भयावह नहीं समझते, दुख की बात है कि हम लोग पर्यावरण संरक्षण का काम करते हैं और लकड़ी काट के इस तरह से शील्ड भी बांटते हैं। मैं फेमस हूँ यहाँ, मैं बोलता हूँ, मुझे नीति आयोग में एक समय मुझे वहां भी बोला गया था, भैया छत्तीसगढ़ में आप मत आइए, ठीक है, दैट्स नॉट अ इशू, बिकॉज आई डोंट स्पीक बट आई थिंक, बिकॉज मुझे लगता है समाज के लिए कोई तो कहीं तो हमें जागृत करना होगा। छत्तीसगढ़ में मैं जहाँ रहता हूँ, मैं कैंपस में नहीं रहता हूँ, मैं वहां रहता हूँ, 11 साल में देवेंद्र नगर में रहता था। बहुत बड़े बड़े बंगले हैं यहाँ, पूरे बंगले में 3 लोग रहते हैं, 5 कार्य होते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया इसकी क्या आवश्यकता है। एयर कंडीशनर्स और ये सब चीजें हम लगा के चल रहे हैं। पंडरी मार्केट में शाम को अगर सही से आप निकले तो आप मेन सड़क पर निकल नहीं सकते, बिकॉज सबके एसी आउटर यूनिट्स बाहर की तरफ हैं और इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, और इन एसी चैम्बर्स में बैठ के हम बोलते हैं पर्यावरण तो बहुत खराब हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। बट क्वेश्चन इज व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए। कोच्चि की भारत सरकार ने इतनी प्रेस की थी, कोच्चि को फर्स्ट सोलर पैनल का एयरपोर्ट बनाया गया और ये बोला हम रीजनरेटिव एनर्जी में जा रहे हैं जनाब। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि वो जो बैटरी ऑपरेटेड है, क्योंकि वो जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू ग्रिड सुनामेंट सर, इट वाज नॉट गोइंग टू ग्रिड, इट वाज एक्चुअली बीइंग कैप्चर्ड इन द बैटरीज। वो 25 साल बाद उस बैटरी का क्या करोगे। जितने भी साइंस की प्रोफेसर है, मैडम को अगर आपके पास कोई जवाब है तो मुझे बताइए, व्हाट विल यू डू टू डिस्पोज दैट पर्टिकुलर थिंग ऑफ। हम कहां उसको डिस्पोज करेंगे। आधे से ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग यहाँ गड्ढों में डाल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मेरा एक प्रोजेक्ट था जो कनाडा में टोरंटो में किया था। भारत की ही एक लड़की है नेहा जैन, जो वहां रहती है, उन्होंने एक जीन्स का कपड़ा खरीदा अमेज़न से और उसको RFID डाल के ये वापस रिटर्न कर दिया। ये देखने के लिए प्रोडक्ट जो हम लोग रिटर्न कर देते हैं, अमेज़न उनका क्या करता है। हम लोग का आप सबका ये सोचना ये है कि वो वापस शेल्फ पर चल जाता होगा, लेकिन शायद आपको नहीं पता जिनके जितने भी इनके बड़े बड़े फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, उनके पीछे लैंड फिलिंग पॉइंट्स बना दिए हैं। हम किस तरह की धरती और किस तरह की भूमि को आगे हम लेके जाने वाले हैं अपने संसार के लिए। बस इतना ही मेरा आपके साथ आज बात थी, शायद मैं आप कुछ लोगों को प्रेरित कर सकूं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं और आगे आऊंगा, पर मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, पर मैं इस समय गवर्नमेंट के 3 गवर्नमेंट्स का कंसल्टेंट हूं। कभी भी आप चाहें तो मेरे साथ आइए, बात कीजिए, मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बताऊंगा। प्रणाम।